नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपेक्षाओं की। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं अपनी रिपोर्ट की। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। केंद्र शासित प्रदेश से मौजूदा सांसद बीजेपी की किरण खेर हैं। वे 2000 तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ लोकसभा सीट के दायरे में विकास के मुद्दे जनता में सियासी दलों के प्रति रोष बना हुआ है। सड़क, पानी, पर्याप्त बिजली ये प्रमुख मांगे हैं। यहां 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। मौजूदा सांसद बीजेपी की किरण खेर हैं। हालांकि 1999 से 2009 तक कांग्रेस को इस सीट पर कामयाबी मिली है। पेश है ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। केंद्र शासित प्रदेश से मौजूदा सांसद बीजेपी की किरण खेर हैं। वे 2014 और 2019 में यहां से जीती हैं। चंडीगढ़ में 1999 से 2009 तक वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल सांसद थे। यहां के लोगों की शिकायत है कि किसी भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कुछ खास नहीं किया। मांग तो देखो जी, हम तो देखो सीनियर सिटीजन है, ठीक है। हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला, ना मोदी सरकार ने दिया, ना कांग्रेस सरकार ने दिया। ना घर है, ना दुकान है, सब रेंट पे है, ठीक है ना। बाकी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, लोगों को कामकाज मिलना चाहिए। चंडीगढ़ के डड्डू माजरा में लोगों के लिए डंपिंग ग्राउंड चिंता का मुख्य विषय है। सबसे पहले तो यही है कि रोड सही हो, और उसके बाद ये डंपिंग ग्राउंड है। इसकी स्मेल इतनी आती है कि हद से ज्यादा, और ऊपर से अभी एक और पता नहीं क्या खुला, उससे और ज्यादा स्मेल हो गई है यहाँ पे, जिससे कि ये है कि सांस लेने में भी दिक्कत ही आती है यहाँ पे। बिजली और पानी के भारी भरकम बिल को लेकर भी लोगों में भारी असंतोष है। पानी की इतनी समस्या है, पहले यहाँ बिल नॉर्मल आया करते थे बिल, अब ये लगा लो घर में हर बिल कोई 1000 रुपए 2000 रुपए ऐसे आता है बिल। बिजली के बिल का पूरा वो है, और फिर रोड समस्या पूरी है चंडीगढ़ के अंदर, हमारी कॉलोनी के अंदर पूरी समस्या है। और सबसे बड़ी तो डंपिंग ग्राउंड है। अब यहाँ पे ये लगा लो छोटे बच्चे भी है जो आज की डेट में बर्थ हो रहे हैं, उनके मतलब बीमारी लेके पैदा हो रहे हैं। यहाँ के वोटरों को संपत्ति कर और स्ट्रीट वेंडरों से जुड़ी नीतियों को लेकर भी शिकायत है। ये जो टैक्स लगा रहे हैं, दुकान के टैक्स अलग है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, कांग्रेस ने दिए हैं। ये तो झुकी वालों जैसे छोटे मकान के अलग टैक्स है, दुकानों का अलग टैक्स है, टैक्स में टैक्स है। पानी का बिल 2829 रुपए भरे ना कोरोना में 2829 रुपए हमने बिल भरे। छूट तो है नहीं, ज्यादा ही वो हो रही है, ओवर चार्जिंग जो भी करो। मुझे वो लोग रोजगार चाहिए आपको करने के लिए, लोग रेडी फली वाला का परेशानी हो रहा है, तो इसका लाइसेंस है उसका व्यवस्था नहीं मिल रहा है। और रोड बहुत यहाँ डड्डू मदा का बहुत खराब है। यहाँ विकास होना चाहिए, लोग को रोजगार होना चाहिए, और क्या चाहिए गरीब आदमी को, गरीब को थोड़ा सहारा मिलना चाहिए। युवा वोटरों को शिक्षा के बेहतर बुनियादी ढांचे की उम्मीद है। वोटर युवाओं में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की समस्या से निपटने की भी मांग करते हैं। I feel like the night life and drugs बहुत ज़्यादा overly यूज हो रहा है, एंड आई फील लाइक कि यूथ को एजुकेशन देनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। राजनीतिक दलों ने अभी तक चंडीगढ़ सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। चंडीगढ़ में करीब 6,70,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें 3,35,000 पुरुष और 2,12,000 महिलाएं हैं। तो हमारी खास पेशकश में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन चलने वाली है और 4
जून को मतगणना के साथ ही नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की तैयारी कर रही हैं। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस आपको बता दें इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ओवैसी की एआईएमआईएम पश्चिम यूपी की 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। ऐसे में ओवैसी की चुनावी बिसात पर किसके मोहरे पिटेंगे और किसके मोहरे विजेता होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी पश्चिमी यूपी में बड़े सियासी तूफान की आहट करा रही है। ओवैसी के 11 सिपह सालार पश्चिमी यूपी के किलेबंदी को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें अपने नेता के आदेश का इंतजार है। ओवैसी का प्लान जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान और बढ़ जाएगा। पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के साथ बरेली भी शामिल है। इन तमाम सीटों की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है, जिनमें पूरा डाटा और 2019 के समीकरण, उसके पहले के समीकरण को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पर टिकट को लेकर बगावती तेवर भी दिख रहे हैं। पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है और इन्हीं तमाम हलचल पर ओवैसी के नेता पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। नाराज नेताओं के मन की बात भी टटोली जा रही है। कुछ नाराज नेताओं से ओवैसी के सिपह सालार भी मिल चुके हैं। बात कुछ आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ फाइनल होने में अभी सही तारीख और सही वक्त का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र में सरकार न बनाने दिया जाए, मगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए और तीसरे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले प्रधानमंत्री की। तो हम लोग मजबूर हैं और हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत प्रयास किए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ पे तैयार नहीं हो रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है मजबूरी में आकर के हम ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों के और अपने सीटों के नाम की घोषणा करेंगे। 20 से 25 सीटों पर लड़ेंगे। मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में भी एआईएमआईएम की धमक देखने को मिली। एआईएमआईएम की पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पे उड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया मेयर का चुनाव जीते थे, लेकिन एआईएमआईएम के बैनर तले चुनाव लड़े मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। सपा की साइकिल लेकर मैदान में उतरे एमएलए अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर रही और हाथी की सवारी के सहारे उतरे हसमत मलिक चौथे नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, मेरठ नगर निगम में 11 पार्षद एआईएमआईएम के जीते, जबकि 9 सीटों पर पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। इस जीत को सबने चौंका दिया और असदुद्दीन ओवैसी के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। लोकसभा चुनाव में अब ओवैसी बीजेपी और विपक्ष के सामने नई चुनौती पेश करने की तैयारी में है। ओवैसी ने यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ओवैसी की पार्टी अब पश्चिमी यूपी में 25 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली एआईएमआईएम विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी के वोट बैंक में कितनी सेंधमारी करेगी, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो 24 के चुनावी माहौल में अगली रिपोर्ट की हम बात करेंगे। राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व के चलते केरल के वायनाड सीट का लेखा जोखा खास बन चुका है। चलिए लोकसभा चुनाव के बहाने यहां की सियासी पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं। हरे भरे वायनाड में सियासी धमाचौकड़ी का कारण राहुल गांधी का यहां से दोबारा चुनाव लड़ना है। हालांकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक में सहयोगी होने के बावजूद आपको बता दें सीपीआई नेता एनी राजा भी मैदान में है। बता दें कि वायनाड में 93% से ज्यादा रूरल वोटर हैं, जबकि इंसान जानवर संघर्ष यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। पेश है ये रिपोर्ट। केरल का वायनाड समुद्र तल से 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। हरा भरा वायनाड एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगे।
मशहूर नारीवादी और सीपीआई नेता एनी राजा यहां से एलडीएफ के उम्मीदवार हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक में सहयोगी होने के बावजूद कांग्रेस और सीपीआई वायनाड में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के बाद राहुल गांधी ने अभी तक इस सीट का दौरा नहीं किया है। उन्होंने 2019 में सीपीआई के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,30,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर 93% से ज्यादा रूरल वोटर हैं। लोगों को उम्मीद है कि यहाँ के मुद्दों की गहरी समझ रखने वाला ही संसद के रूप में उनकी नुमाइंदगी करेगा। വളരെ സജീവമായ ഒരു MP ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നല്ല, ഏത് MP വന്നാലും ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു MP ആണ് വേണ്ടത്. എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്നത് അതിഥിയല്ല നമ്മുടെ MP ആവുന്നത്, ഏത് MP ആയാലും എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിരീക്ഷണം. यहाँ इंसान जानवर संघर्ष प्रमुख राजनीतिक मुद्दा है। केरल की एलडीएफ सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन करने के लिए केंद्र को दोषी ठहराती है। एलडीएफ का कहना है कि एक्ट में संशोधन से इंसानों, जानवरों की सुरक्षा होगी और जंगली जानवरों से फसलों का बचाव होगा। സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാട് നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വനം, വന്യജീവി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷമാണ്. അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. इस साल वायनाड में जंगली हाथियों के हमले में 2 लोगों और बाघ के हमले में 1 शख्स की मौत हो गई। इसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए वायनाड का दौरा भी किया। केरल सरकार ने जंगली जानवरों के हमलों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। വയനാട് ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്നത് വനം, വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വൈര ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വയനാട് ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള വയനാടിൻ്റെ MP ദേശീയ തലത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലും അതുപോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊക്കെ അനവധി തവണ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും കത്തുകൾ അയച്ചിട്ട് പോലും അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. वायनाड के लोगों का एक और मुख्य मुद्दा कनेक्टिविटी है। वायनाड केरल का इकलौता जिला है जिसकी सीमा दोनों पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के ज्यादातर लोग इलाज के लिए कोझिकोड मेडिकल कॉलेज जाते हैं, लेकिन बीच में पश्चिमी घाट पड़ने से कनेक्टिविटी मुश्किल है। इस वजह से घर के पास अस्पताल की मांग बढ़ गई है। വയനാട് നേരിടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്യമൃഗ ശല്യം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ വയനാടിൻ്റെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് റെയിൽവേ എന്നുള്ളത്. അതും വയനാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, നമുക്ക് പേരിന് മാത്രം ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. वायनाड सीट का गठन 2009 में हुआ था। गठन के बाद से हुए सभी 3 संसदीय चुनावों में यहाँ यूडीएफ की जीत हुई है। यहाँ 3 विधानसभा सीट वायनाड जिले के बाहर हैं। इनमें 2 मल्लपुरम और 1 कोझिकोड जिले में है। इस लोकसभा सीट पर एनडीए की मौजूदगी न के बराबर है। एनडीए की सहयोगी भारत धर्म जनसेना को 2019 के चुनाव में 78,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में वक्त एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिथिलांचल की। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अपने स्पेशल रिपोर्ट की। बिहार के मिथिलांचल में चुनावी धूम धड़ाका उफान पर आता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के माहौल में हर तरफ मुद्दों का शोर सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि मिथिलांचल में मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा और ये प्रमुख लोकसभा सीटें हैं। जनता को विकास और सुविधाओं की उम्मीदें हैं। रोजगार, मेडिकल सुविधा, शिक्षा, सड़क प्रमुख ये मांगे हैं यहां की। एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए।
बिहार के मिथिलांचल में मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हैं। रोजगार, मेडिकल सुविधा, शिक्षा और सड़कों के अभाव के अलावा हर साल आने वाली बाढ़ इस इलाके में लोगों की चिंता का मुख्य विषय है। मधुबनी लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव 2009 और 2014 में सांसद बने थे। फिलहाल इस सीट से सांसद उनके बेटे अशोक कुमार यादव हैं। मधुबनी के वोटर ने बेरोजगारी और खराब सड़कों को अहम मुद्दा बताया। इन मुद्दों पर उनकी चिंता अरसे से है। मधुबनी जिला में तो लगभग समस्या ही समस्या है। यहाँ सूता मिल बंद है, चीनी मिल बंद है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और धरातल पे तो कुछ काम ही नजर नहीं आ रहा है। रोड का भी है, जो आधा बनता है आधा वैसे का वैसे रहता है, आज बना कल टूट गया, यही सब समस्या है। हाँ, किसी चीज का जो है जो समस्या का हल कहाँ है यहाँ पे। चुनाव तो नजदीक आ गई है, सभी पार्टी अपने अपने तैयारी में लग गई है। समस्याएं तो है, समस्याएं हैं ही। हमारी सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने बहुत हद तक जो है सो जो बेरोजगारी, जो पलायन 90 के दशक से होते आ रही थी, उसको दूर करने में बहुत हद तक सफल हुए। कुछ काम बाकी है चीनी मिल की और एक आध काम है जिस पे सरकार कार्यरत है। अच्छे शिक्षा संस्थानों का अभाव एक और अहम मुद्दा है। कुछ लोग इसे मधुबनी की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं। आज तक इस मधुबनी में, या मधुबनी जिला का है या मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का है, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है यहाँ। ये मधुबनी की सबसे बड़ी कमी है। निश्चित रूप से यहाँ के जो छात्र हैं, जो छात्र में क्षमता है, जिस छात्र के बारे में आप कह सकते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में मधुबनी के छात्र अपने नाम का परचम, मधुबनी का नाम का परचम लहरा रहे हैं, लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय नहीं होने के कारण से कहीं न कहीं अच्छे छात्रों का पलायन यहाँ से हो रहा है। समस्तीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ रही है। पार्टी उम्मीदवार को यहाँ से 2014 और 2019 के चुनाव में जीत मिली थी। एलजेपी सांसद रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद 2019 में हुए उपचुनाव में यहाँ से उनके बेटे प्रिंस राज चुने गए। पार्टी 2021 में बंट गई। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। समस्तीपुर के वोटर्स बिहार के इकलौते जूट मिल को लेकर चिंतित हैं। जूट मिल बंद होने के कगार पर है। कि बिहार का इकलौता जूट मिल है जो कि 5000 श्रमिक को काम देने का काम करता था, लेकिन आज मरणासन स्थिति में है और यहाँ के श्रमिक पलायन करते हैं, बेरोजगारी है, लेकिन इसके ओर कोई आदमी ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे जैसे उराही का समस्या है, जो जल जमाव का है, उराही नहीं हो पा रहा है कि जल का स्रोत जो किसान को समस्या है, किसान का खेती नहीं हो पाता है। उसके बाद जगह जगह सड़क टूटा हुआ है, लेकिन सड़क नहीं बनता है। जैसे यातायात का समस्या है, जल जमाव का समस्या है। यहाँ के लोगों ने बाढ़ का मुद्दा भी उठाया। हर साल मानसून में बाढ़ से भारी तबाही मचती है। मेन है बहा उराही, जो समस्तीपुर मुक्तापुर जूट मिल के 3 नंबर गेट से लेके मोइन तक जाता है। यहाँ किसान जब बारिश होता है तो पानी नहीं, निकासी नहीं हो पाता है। इस पर अभी तक कोई नेता ध्यान नहीं दिए। दूसरा है कि हम लोगों का बिहार में एकलौता जूट मिल है। यहाँ रोजी रोजगार का समस्या जो रहता है, बराबर साल में बंद हो जाता है मिल। इस पर कोई भी नेता, चाहे कोई भी सरकार, इस पर ध्यान देते ही नहीं। दरभंगा लोकसभा सीट पर बीजेपी का बोलबाला रहा है। बीजेपी ने 2009 से इस सीट पर कब्जा कर रखा है। यहाँ से मौजूदा सांसद बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर हैं। दरभंगा के लोगों ने ट्रैफिक की परेशानी और राजनीतिक सहमति के अभाव में एम्स बनने में देरी को लेकर चिंता जताई। दरभंगा और लहरियासराय ट्विन टाउन है, लेकिन है क्या कि दोनों में आपस में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का एक जाम का मसला रहता है, जिससे कि लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्वास्थ्य के संबंधी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज एम्स जो उद्घाटन हुआ और उसके बाद उसका शिलान्यास हुआ और फिर वह अटक के भटका हुआ अभी तक, कभी इधर कभी उधर। वोटर्स ने यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था के अलावा बेहतर हवाई और रेल कनेक्टिविटी का मुद्दा भी उठाया। शिक्षा के क्षेत्र में तो बिहार जैसे राज्य में बहुत सी परेशानी आती है, जैसे कि यहाँ सेशन लेट होता है, कि रिजल्ट आता नहीं है लेकिन नेक्स्ट सेशन का एडमिशन हो जाता है। ऐसा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जिस तरह की एमिनिटीज़ होनी चाहिए या और सब एयरपोर्ट पर जिस तरह की एमिनिटीज़ है, वो तो दरभंगा एयरपोर्ट पर है नहीं।
और किराया भी मतलब किसी और एयरपोर्ट के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे कि बॉम्बे से हम लोगों को दरभंगा आना है तो उसका किराया 14 से 15 हज़ार रुपये है, और यहीं पर अगर हम लोग पटना होके आते हैं तो वहाँ 7 से 8 हज़ार रुपये में हो जा रहा है। रेलवे का जो वेबसाइट है उस पर सही जानकारी हम लोगों को मिल नहीं पा रही है। जब वहाँ पहुँचते हैं, इंक्वायरी से पूछते हैं तो इंक्वायरी बोल रही है कि अभी उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पे विशेष तौर पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए क्योंकि आम जनता को सफ़र नहीं करना पड़े, तो रेलवे पे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई में 7 चरणों में होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। तो हमारी खास पेशकश 24 के चुनावी माहौल में हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीट के। असम में लोकसभा चुनाव का माहौल परवान चढ़ता नजर आ रहा है। यहां पर असमिया गमोसा की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि गमोसा की खास सांस्कृतिक व सामाजिक अहमियत है। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार के मिथिलांचल में मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हैं। रोजगार, मेडिकल सुविधा, शिक्षा और सड़कों के अभाव के अलावा हर साल आने वाली बाढ़ इस इलाके में लोगों की चिंता का मुख्य विषय है। मधुबनी लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव 2009 और 2014 में सांसद बने थे। फिलहाल इस सीट से सांसद उनके बेटे अशोक कुमार यादव हैं। मधुबनी के वोटर ने बेरोजगारी और खराब सड़कों को अहम मुद्दा बताया। इन मुद्दों पर उनकी चिंता अरसे से है। मधुबनी जिला में तो लगभग समस्या ही समस्या है। यहाँ सूता मिल बंद है, चीनी मिल बंद है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और धरातल पे तो कुछ काम ही नजर नहीं आ रहा है। रोड का भी है जो आधा बनता है। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।